नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो प्यारे बच्चों, यह जो पुस्तक है हमारी, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजनीति क्या है। विभिन्न विचारक, विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजनीति के बारे में अलग अलग धारणाएं क्या हैं। हमने यूनानी राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ा, भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ा, परंपरावादी राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ा कि वो राजनीति को किन अर्थों में देखते हैं। इसी प्रकार से विधि शास्त्री जीन बोंदा के विचारों में भी हमने देखा कि वो राजनीति को सिर्फ कानून के आधार पर ही परिभाषित करते हैं। इसके अलावा प्रिय बच्चों, हमने उदारवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी, शक्तिवादी, इस प्रकार के व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, इस प्रकार की विचारधाराओं का भी हमने अध्ययन किया और जिसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि राजनीति क्या है, राजनीति का अर्थ क्या है और राजनीति किस प्रकार से राज्य में सामंजस्य, समन्वय, तालमेल बिठाती है और किस प्रकार से राजनीति दीनहीन, गरीब, निर्धन लोगों के लिए आय के पुनर्वितरण के सिद्धांत को व्यवहार में लेकर आती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि सामान्य हित क्या होते हैं, समाज में टकराव क्यों होते हैं। यह सारे विषय हमने राजनीति क्या है अध्याय में जानने का प्रयास किया और हमने यह जानने का प्रयास किया कि हम सामान्य हितों को अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर किस प्रकार से देख सकते हैं और सामान्य हित को हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। हम सर्वसाधारण जनता जो है सामान्य हितों को, या सरकार किस प्रकार से सामान्य हित को बढ़ावा देती है, एक राष्ट्र के हित अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से किस प्रकार से समन्वय स्थापित कर सकते हैं, तालमेल बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा हमने राजनीति क्या है प्रथम अध्याय में हमने देखने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम आज आपके सामने लेकर आए हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति क्या है हमने यह हमने अध्ययन किया। अब बात आती है सिद्धांत की कि सिद्धांत किसे कहा जाता है राजनीति के अंतर्गत और वे क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जिन बिंदुओं को हम लेकर के अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहला आएगा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, फिर उसके बाद आएगा राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति अथवा स्वरूप। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है वो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। हमने अब तक राजनीति के बारे में बहुत चर्चा कर ली और अब लेकिन ये सिद्धांत शब्द क्या है और सिद्धांत का कैसे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं और राजनीति के अंतर्गत ऐसे कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर राजनीति की जाती है या राजनीति चलती है और राजनीति के अंतर्गत सारे आचार व्यवहार किए जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल विषय है विद्यार्थियों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि प्रारंभ से लेकर आज तक सभी राजनीतिक विचारकों ने एक ऐसे समाज की कामना की जो न्याय के आदर्श के अनुकूल हो। क्या हुआ कि राजनीतिक विचारकों ने कैसे समाज की कल्पना करी? ऐसी कल्पना करी कि सब जगह मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जहां पे क्या विद्यमान हो? न्याय विद्यमान होना चाहिए। परंतु न्याय या सुख या राजधर्म क्या होता है? न्याय क्या होता है, सुख क्या होता है, राजा का धर्म राजधर्म क्या होता है, इस बात को मनु यानी मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अरस्तु की पॉलिटिक्स और आधुनिक युग के उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी और अन्य समकालीन विचारकों ने अलग अलग ढंग से हमको समझाया है। ये हमने उदारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति कौन है और उदारवादी विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, व्यवहारवादी क्या है, इसको हमने पिछले अध्याय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास किया था। अब इसलिए राजनीति की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, जैसे राज्य,
शक्ति यानी पावर, प्रभुसत्ता यानी सॉवरेंटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के संबंध में ढेर सारी व्याख्याएं देखने को हमें मिलती हैं। सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है, उसी के आधार पर इन्होंने अपने अपने हिसाब से इन सभी विषयों को, मूल अवधारणाओं को परिभाषित किया है। अब बात आती है परंपरागत अवधारणाओं के साथ अब और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे बनते जा रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण। अब जो नवीन मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं राजनीति के सामने, वो कौन से मुद्दे आ रहे हैं? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, नारीवाद, फेमिनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन और प्रजातीय मामले। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे मामले हैं बच्चों जो हमारे राजनीति में, अब समकालीन राजनीति में हमें देखने को मिलते हैं। अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा था राज्य कैसा होना चाहिए, शक्ति, पावर किसके पास होनी चाहिए, प्रभुसत्ता क्या होती है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, मानवाधिकार, इन्हीं सभी विषयों के बारे में हमने अब तक चर्चा करी। लेकिन अब समकालीन राजनीति में, अब आधुनिक राजनीति में, वर्तमान समय में किन विषयों पर ध्यान दिया जाता है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, नारीवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन और आदि प्रजातीय मामले, इन सभी मामलों पर विचार किया जाता है राजनीति के अंतर्गत। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का विवेचन करना बहुत ही आवश्यक है, और राजनीतिक सिद्धांतों को समझना इसलिए भी आवश्यक है बच्चों, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है। कोई भी कार्य होगा, जैसे अगर हम नारीवाद की व्याख्या करेंगे, प्रजातिवाद की व्याख्या करेंगे, पर्यावरण की व्याख्या करेंगे, तो इनके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य होता है, एक थ्योरी अवश्य होती है, जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये जरूरी नहीं कि सिद्धांत सही भी हो या तर्कसंगत भी हो, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत या अवैज्ञानिक भी हो सकता है, ठीक है। पर हर राजनीतिक व्यवस्था में किसी सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत ही नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियां तय की जाती हैं। किसके अंतर्गत? सैद्धांतिक ढांचे के अंदर, थ्योरेटिकल जो स्ट्रक्चर होगा उसी के अंतर्गत ही पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज मेकिंग होती हैं और निर्णय, डिसीजंस किए जाते हैं। जो प्रस्तुत ग्रंथ में हम इन्हीं सब अवधारणाओं और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं सभी अवधारणाओं की और इन्हीं सभी सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब समझ में आया? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, किन विषयों को लेकर के, किन सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। अब देखिए, हम शब्द की तरफ जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ये ग्रीक भाषा की, यानी यूनानी भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई। थ्योरिया का क्या अर्थ है? एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? थ्योरिया जो है वो किसको प्रकट करता है? वो प्रकट करता है बच्चों एक ऐसी मानसिक स्थिति या एक मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। जैसे कि हम किसी एक वस्तु को देखते हैं, है ना, और उस वस्तु के संबंध में हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे मस्तिष्क में क्या आता है, हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या गुण, दोष, क्या चीजें हम देखते हैं, वो सभी जो कारण होते हैं, जो उसका अस्तित्व होता है, वो क्या कहलाता है? थ्योरिया कहलाता है। तो इसी शब्द से, जिसको हम जिस चीज का हम वर्णन कर रहे हैं, इसी शब्द से ही पॉलिटिकल थ्योरी शब्द की उत्पत्ति हुई। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं कहलाता है। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच और समझ शामिल होनी चाहिए। पूरी, जैसे मैंने कहा ना, उसके गुण, उसके दोष, उसकी उत्पत्ति, उसका मतलब हर प्रकार से उसको पूरी तरह से परख लेना उस वस्तु को या उस विषय को, तभी वह एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें क्या क्या आया? तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उनकी मान्यताएं और उसके वे लक्ष्य शामिल हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किसी भी विषय को सिद्धांत रूप में परिणत करने के लिए उस लेखक की, यानी उस विद्वान की पूरी सोच समझ होनी चाहिए। उसमें तथ्यों का वर्णन, तथ्य कहाँ से इकट्ठे करेंगे?
तथ्य इकट्ठे करते हैं हम, डेटाज किससे इकट्ठे करते हैं, व्यवहारिक धरातल पर जाकर के हम डेटाज इकट्ठे करते हैं। उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध कि उसने किस प्रकार से उस विषय को देखा समझा, उसकी क्या ऐतिहासिक अवधारणा है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, इन सभी को लेकर के ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। जहां तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है बच्चों, विभिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषाएं की हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एंड्रयू हेकर को। एंड्रयू हेकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं। एंड्रयू हेकर क्या कहते हैं, तथ्य और मूल्य मतलब फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों समाहित होते हैं और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये किसने कहा, एंड्रयू हेकर ने कहा। दूसरे शब्दों में अर्थात हर सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक के नाते वे तथ्य और सामग्री एकत्रित करता है और दार्शनिक के रूप में वह किन्हीं मूल्यों या लक्ष्यों को प्रतिपादित करता है। और वह जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है बच्चों, उसमें विज्ञान तत्व कितना है और दर्शन तत्व कितना है, यह उसके स्वभाव और उसकी रुचियों पर निर्भर करता है, तभी जाकर के वह सिद्धांत बनता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें यह समझाना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक सिद्धांत को बनाने में दो तत्वों की बहुत भूमिका होती है। कौन से दो तत्व, एक तो वैज्ञानिक तत्व है ना, और एक हो गया दार्शनिक। वैज्ञानिक साइंस, दार्शनिक फिलॉसफी, ठीक है। वैज्ञानिक तत्व क्या होते हैं, वैज्ञानिक तत्व जो होते हैं वो बिल्कुल तथ्यों पे आधारित मतलब यथार्थ पे आधारित, सत्यता पे आधारित होते हैं। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं, हम जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि हम एक लैब में बैठकर एक परखनली में 2 या 3 पदार्थों को मिलाकर के कुछ वस्तु या किसी चीज का हम निर्माण करते हैं, तो वो चीज वैसी ही बनेगी किसी भी समय अगर उसको एक उचित मात्रा, एक निश्चित मात्रा में अगर हम उसको मिलाते हैं तो हमेशा वही चीज बनेगी। ये फैक्ट है, ये एक सत्य है। तो किसी भी सिद्धांत को बनने के लिए उसके तथ्यों को यानी उसकी यथार्थता को मापना होगा। और दार्शनिक का अर्थ बच्चों ये होता है कि दार्शनिक का मतलब होता है कि मूल्य। दार्शनिक का अर्थ होता है मूल्य। तो मूल्य से क्या तात्पर्य हुए, वो वैल्यूज हुए, वो हमारी चिंतन प्रक्रिया हुई कि हमने उस विषय को कहाँ तक सोचा, किस प्रकार से हमने उसको निर्धारित किया कि ये हमारे लिए कितना उचित होगा, कितना अनुचित हो गया। ये हमारी रुचियों पर निर्भर करता है, हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। तो बच्चों, एंड्रयू हेकर कहते हैं और निष्कर्ष रूप में भी यही कहा जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहा जाएगा, जो तथ्यों से और मूल्यों से मिलकर के बनता है। मतलब जहां विज्ञान का और दर्शन का जब मिलन होता है या विज्ञान को और दर्शन को मिलाकर के दोनों की भूमिका को एकत्रित करके जब हम प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ये सिद्धांत जो है या ये विषय जो है ये एक सिद्धांत के रूप में परिणित हो सकता है, तो वह राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन का भी यही मत है। उसने राजनीति को 3 वर्गों में विभाजित किया है। व्यवहार कला है ना, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, राजदर्शन। तो प्रैक्टिस की बात किस में आती है, व्यवहार कला में, जो यथार्थता पर आधारित होती है। राजदर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब हमारा चिंतन, राज विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो इसने पॉलिटिकल साइंस को, व्यवहार कला को, दोनों को अलग कर दिया है। तो इसने 3 बातों पर जोर दिया है। किसने, जॉर्ज कैटलिन ने। उनके अनुसार राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज दर्शन और राज विज्ञान दोनों शामिल हैं। और एंड्रयू हेकर ने क्या कहा था, एंड्रयू हेकर ने भी यही कहा था, वैज्ञानिकता और दार्शनिकता दोनों के मिलन से। और यहाँ पे क्या जॉर्ज कैटलिन क्या कह रहा है, जॉर्ज कैटलिन कह रहा है राज दर्शन और राज विज्ञान एक ही बात है। तो दोनों की परिभाषाएं समान जैसी हैं, एक जैसी हैं। तो दोनों ही विचारक जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, राजनीति सिद्धांत का निर्माण होता है तथ्यों और मूल्यों से होता है। अब देखो आगे देखो,
जॉन प्लेमेनेज हैं। वो क्या कहते हैं, एक सिद्धांत शास्त्री राजनीति की शब्दावली का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करता है। कौन? एक सिद्धांत शास्त्री राजनीति की शब्दावली का विश्लेषण करता है और उसका स्पष्टीकरण करता है। वह उन सभी अवधारणाओं की समीक्षा करता है जो कि राजनीतिक बहस के दौरान प्रयोग में आती हैं। समीक्षा के बाद अवधारणाओं के औचित्य पर भी प्रकाश डाला जाता है। अर्थात सिद्धांत शास्त्री केवल समीक्षा ही नहीं करता है, वह किन्हीं खास मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि के प्रति अपनी गहरी निष्ठा भी प्रकट करता है। देखो बच्चों, जॉन प्लेमेनेज ने भी वही बात करी है। वो भी यही कहता है कि उन सभी अवधारणाओं की समीक्षा करता है या राजनीतिक बहस के दौरान प्रयोग में जो आती हैं वो अवधारणाओं के औचित्य पर प्रकाश डालता है। औचित्य कब प्रभाव में आएगा? जब वो व्यवहारिक धरातल पर आएगा, यथार्थवाद से जब वे संपर्क करेगा। अर्थात इसमें जो मूल्य बताए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, तो यह भी तथ्यों और मूल्यों के संयोग से ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होता है, ऐसा जॉन प्लेमेनेज भी कहते हैं। अंत में यदि हम देखें बच्चों, तो वर्तमान युग के प्रख्यात लेखक डेविड हेल्ड, उन्होंने क्या कहा है? डेविड हेल्ड ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है। क्या? राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स और व्यापक अनुमान जनरलाइजेशंस, अनुमान यानी अनुमान किसमें लगाए जाते हैं? दर्शन में, चिंतन में। एक ऐसा ताना बाना है, मतलब तथ्यों का और मूल्यों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति, लक्ष्यों और मनुष्यों के राजनीतिक क्षमताओं का विवरण मिलता है। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य में इन अवधारणाओं पर प्रकाश डाला है। वर्ग, शक्ति और राज्य, वैधता की समस्याएं, उदारवाद और मार्क्सवाद, लोकतंत्र का मॉडल, नागरिकता, प्रभुसत्ता को प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसे शक्ति गुट और विश्व व्यवस्था, ऐसे इन अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य पर एक पुस्तक लिखी है जिनमें इन सभी अवधारणाओं पर उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इन परिभाषाओं में हमने क्या देखा कि तथ्यों और मूल्यों, तथ्य किसमें होते हैं? विज्ञान में। और मूल्य किसमें होते हैं? वैल्यूज किसमें होती हैं? दर्शन में, जिसमें हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, है ना। इन दोनों के मिलने से ही, इन दोनों के ताने बाने से ही क्या बनता है? राजनीतिक सिद्धांत बनता है। बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं, हम इन परिभाषाओं में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन, ये सभी तीनों चीजें जो है इसमें समाहित की गई हैं। क्या क्या? अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन। ठीक है। अब देखो, अवलोकन और प्रेक्षण, इसमें के अंतर्गत क्या आता है? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले लेखक व्यवहारिक क्षेत्र में जाकर मानवीय व्यवहार की जांच करते हैं। इसके लिए एक सिद्धांत शास्त्री राज्य शासन और समाज से संबंधित तथ्य और आंकड़े एकत्रित करता है और उसे उचित घटनाओं तथा तथ्यों के चयन करना पड़ता है। जैसे लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्री सरकारों की सफलता और दुर्बलता की जांच की और सिर्फ ग्रंथों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने समय के 6 प्रमुख लोकतंत्री देशों की कार्यप्रणाली का भी बहुत निकटता से अध्ययन किया। क्या बात बताई इसमें? अवलोकन और प्रेक्षण। किसी विषय को या किसी विषय को लेकर के यदि कोई सिद्धांत बनाना है तो उसका अध्ययन किस प्रकार से होगा? उसका अध्ययन व्यवहारिक अध्ययन भी होगा और उसके अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, उसको व्यवहारिक धरातल पर कैसे लाया जा सकता है और विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न देशों में स्थापित संविधान या वहां की राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उन सभी से सम्मिलित तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करके ही एक सिद्धांत शास्त्री राज्य, शासन और समाज से संबंधित सिद्धांतों को परिणित कर सकता है। यह अध्ययन कुछ मान्यताओं के आधार पर किया जाता है।
जैसे कि यह मान्यता कि लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, अथवा यह धारणा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों पर पाबंदियां नहीं होती हैं। इस तरह की मान्यताओं के बिना तथ्यों का एकत्रीकरण संभव है ही नहीं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो गई? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो गई कि राजनीति के अंतर्गत लोकतंत्र एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अप्लाई हम जब करेंगे अपने देश में, तो न्यायपालिका इसमें स्वतंत्र होगी, राजनीतिक दलों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक दल जो है जनता की इच्छाओं को, जनता की निष्ठाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब बात आती है दूसरे बिंदु पर, व्याख्या। तथ्यों या घटनाओं को एकत्रीकरण करके अनावश्यक सामग्री को काट छांट कर लिया जाता है और उचित सामग्री को कई वर्गों में, श्रेणियों में बांट दिया जाता है, और उसके बाद तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी मापतोल की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, और कारण और कार्य के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। कि मतलब जैसे मान लो हमने लोकतांत्रिक सिद्धांत लिया, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत हमने क्यों लिया, क्या किसके कारण है, क्या ये व्यवहारिक रूप में, यह व्यवहारिक धरातल पर लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सभी तथ्यों को, इन कारण और कार्यों को हमने पूरी व्याख्या के आधार पर इसे हमने समझा और जांचा, परखा, तभी जाकर के यह निष्कर्ष निकलता है कि हम ठोस और निश्चित कथन या सिद्धांत उसे कह पाएंगे। अर्थात तथ्यों की जांच सिर्फ तथ्यात्मकता तक ही सीमित नहीं होती है, जबकि उसकी व्याख्या एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। सामान्यीकरण भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ है निष्कर्ष को सामान्य नियम का रूप देना। कि हमने जो निष्कर्ष निकाला, जैसे हमने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका स्वतंत्र रहती है, और इसमें राजनीतिक दलों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी, क्योंकि ये जनता की अभिव्यक्ति यानी जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हमें इसे सामान्य नियम के रूप में भी इसे स्थापित करना होता है। किसी भी सिद्धांत की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है बच्चों कि तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित करने या उनकी व्याख्या करते समय कितनी ईमानदारी और निष्पक्षता बरती गई है। पश्चिम देशों के लोकतंत्र के बारे में लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि आज भी बड़ा मूल्यवान समझा जाता है। किसको? लोकतंत्र को। पैसे की शक्ति ने विधानमंडल और प्रशासन दोनों को पथभ्रष्ट कर दिया है, लेकिन पैसे ने क्या कर दिया है, पूंजी ने क्या कर दिया है, विधानमंडल को और प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया है। अर्थात वहां पे भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा पनपने लगा है। तीसरी बात आती है बच्चों परिभाषा के अंतर्गत, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के अंतर्गत मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्माण। डेविड हेल कहते हैं कि आदर्शपरक प्रश्नों से राजनीति विज्ञान बच नहीं सकता है। केवल वर्णन और व्याख्या से ही काम नहीं चलेगा। राजनीतिक सिद्धांत के किसी भी ग्रंथ में दर्शन और विज्ञान एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। अर्थात राजनीति का लेखक एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है, और वह वैज्ञानिक विधियों का सहारा ले सकता है, पर उसके अपने कुछ मूल्य और आदर्श होते हैं, जैसे लोकतंत्र, मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का मूल्यांकन करते समय वह अपने मिजाज और रुचियों में बंधा होता है कि वह किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर रहा है। उसी आधार पर वह उस विषय को परिभाषित करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने इन परिभाषाओं के निष्कर्ष में क्या क्या देखा? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन और मूल्यांकन, जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट होना चाहिए। तो इन तीनों ही बिंदुओं को लेकर के, इन तीनों ही तथ्यों को लेकर के एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझे होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या परिभाषा है, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, और विभिन्न विचारकों ने जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने वैज्ञानिकता और दर्शन दोनों को ही समाहित किया है। वैज्ञानिकता तथ्यों पर आधारित होती है और दर्शन मूल्यों पर आधारित होता है। तो इन दोनों को लेकर के ही अंत में डेविड हेल भी यही कहते हैं कि विज्ञान और तथ्यों के आधार पर, विज्ञान और दर्शन के आधार पर ही एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होता है। और वो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे लोकतंत्र हो गया, मताधिकार हो गया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इस प्रकार से इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। प्रिय बच्चों, अब हम आगे के वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।